हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11th का GOC और BOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं या बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमारा लास्ट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दो, उसको हम यहाँ पर करेंगे, जो हमें आगे चैप्टर्स को करने में हेल्प करेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये जान है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन टॉपिक्स पर डिपेंड करती है और इन्हीं के आगे पीछे घूमती रहती है। तो उसी को हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन अ कोवलेंट बॉन्ड। कई बार कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है और रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, मूवमेंट होता है। तो उसको हम यहाँ पर करेंगे। आप लोग ज़रा वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे सबको अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख पाएँ, और पेन पेपर लेकर बैठें जिससे आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो सबसे पहले देखते हैं, कई बार हमें क्या होता है, कंसीडर करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का डायरेक्शन तो अटैकिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन उसमें डायरेक्शन किधर से किधर, कौन कौन से डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमारे पास है A डबल बॉन्ड Y है और यहाँ पर कोई सिंगल बॉन्ड है, मान लेते हैं यहाँ पर Z एटम है। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है इस बॉन्ड पर हो सकता है। इसकी वजह से चार्ज का भी कुछ न कुछ डिफरेंस आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पर चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं। बाद में देखेंगे उसकी वजह से कहाँ पर कौन सा चार्ज आ सकता है। तो A सिंगल बॉन्ड Y हो जाएगा, डबल बॉन्ड Z हो जाएगा। कुछ इस तरह से कंडीशन बनेगा। एक और तरह का मूवमेंट हो सकता है A डबल बॉन्ड Y Z में, ये पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन Y पर शिफ्ट हो जाए, और इससे क्या होगा, A पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Y पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर Z होगा। या हो सकता है A के पास कोई लोन पेयर हो, उसका ये यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड हो सकता है, तो उसका ये यूज़ करें यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए, जिसकी वजह से आपका A डबल बॉन्ड Y हो सकता है। A पर पॉजिटिव चार्ज, Y पर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, और Z हो सकता है। तो कुछ इस तरह के कंडीशंस बन सकते हैं, यानी या तो बॉन्ड टू बॉन्ड, पाई बॉन्ड टू अगले सिग्मा बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो, मूवमेंट हो, या पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट एटम पर चला जाए, या लोन पेयर या कोई नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एडजेसेंट बॉन्ड पर चले जाए, क्योंकि आगे उसका डबल बॉन्ड रहेगा। तो ये सब कंडीशंस बन सकते हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को लेकर। इन्हीं सब कंडीशंस को हम देखेंगे आगे। और इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवलेंट बॉन्ड, तो उसको हम यहाँ पर करेंगे ध्यान से। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जैसा कि नाम ही लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और ये होता है किसी कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक तरफ ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाए, वो अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में हो, या वैसे ही परमानेंटली उसके अंदर ऐसा कुछ कंडीशंस हो, तो उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो या तो एटम के या ग्रुप ऑफ एटम के प्रेजेंस में हो सकता है जो पहले से बॉन्ड में प्रेजेंट हो, या उस रिएक्टेंट पर किसी दूसरे रिएजेंट का अटैक हो, यानी सबस्ट्रेट पर जब किसी रिएजेंट का अटैक हो तब ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो यदि इसमें पहले से ही प्रेजेंट है कुछ ऐसा इफेक्ट जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको हम परमानेंट इफेक्ट कहेंगे। और जो आपका किसी अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा उसको हम कहेंगे परमानेंट इफेक्ट, वो हमारा नहीं होगा, टेम्परेरी इफेक्ट होगा। तो ये हमारा दो तरह का हो सकता है, एक तो परमानेंट इफेक्ट और दूसरा हो सकता है टेम्परेरी इफेक्ट। अब परमानेंट इफेक्ट हमारा कौन कौन सा है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम परमानेंट इफेक्ट की बात करते हैं। परमानेंट इफेक्ट हमारा दो तरह का होगा, एक हमारा होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये हमारा इंडक्शन इफेक्ट भी कह सकते हैं हम, यानी क्लियरली चार्ज का इंडक्शन होगा। चार्ज का इंडक्शन कब होगा, यदि हमारे पास ओनली हाइड्रोकार्बन है, मान लीजिए CH3 CH2 CH3 है, इसमें कोई भी
इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें ओनली सी एंड एच बॉन्ड प्रेजेंट है और सी और एच दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निग्लिजिबल है। दोनों में किधर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा। निग्लिजिबल इफेक्ट होगा, उसका कोई यहाँ पर माना नहीं जाएगा, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन यदि H के अलावा कोई और एटम अटैच है कार्बन चेन से, हो सकता है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ पर उसमें मूवमेंट में आ जाएगा। तो किस तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन चेन में एक एक्स एटम यानी हेलोजन एटम अटैच है। हेलोजन आपका क्या है? हेलोजन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो यहाँ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैं अब यहाँ पर इस तरह से दिखा देता हूँ, ये एक्स की तरफ ज़्यादा डिस्प्लेस हो गया है, एक्स की तरफ ज़्यादा चला जाएगा। तो इसमें से सी का एक इलेक्ट्रॉन भी गया है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पर इंडक्शन कर देगा नेगेटिव चार्ज का, और जिसकी वजह से इस पर अपोजिट उसका पॉजिटिव चार्ज का इंडक्शन हो जाएगा। अब ये इसमें क्या करेगा, पूरे पॉजिटिव चार्ज का ही इंडक्शन करता रहेगा पूरे चेन में। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इस एक्स से सी का, तो उसमें क्या होगा, इंडक्शन जो है काफ़ी वीक होता जाएगा। तो वीक इंडक्शन हो जाएगा फर्स्ट कार्बन के बाद सेकेंड पर, सेकेंड के बाद थर्ड पर, जिसको हम अल्फा बीटा गामा के थ्रू भी शो कर सकते हैं। और गामा कार्बन के बियॉन्ड ये इंडक्शन इतना वीक हो जाता है कि हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। अब ये इंडक्शन जो है, इसमें क्या आया है, नेगेटिव चार्ज आया है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कार्बन के अलावा किसी और एटम की तरफ हुआ है। तो इसको दिया गया है माइनस आई इफेक्ट, माइनस इंडक्शन इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, जो भी कहें, क्योंकि जो कार्बन के साथ अटैच हो उस पर नेगेटिव चार्ज आया है, कार्बन से अवे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है बॉन्ड में। और माइनस आई इफेक्ट हमारा यहाँ पर कार्बन से जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा तभी होगा ऐसा। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, यदि कार्बन से कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आए, जैसे मेटल आ जाए कोई, ये मेटल हमारा Mg हो, जैसे MgCl रहे, तो कार्बन के साथ डायरेक्टली कौन अटैच है, Mg अटैच है। Mg हमारा मेटल है, मेटल हमेशा कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कार्बन की तरफ होगा और कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज का इंडक्शन पूरे चेन में होगा, लेकिन ये भी इफेक्ट हमारा थर्ड कार्बन के बाद डाई आउट मान लिया जाता है। इस तरह से हमारा माइनस आई और ये क्या हो जाएगा फिर प्लस आई, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कार्बन एटम की तरफ हो रहा है। तो कार्बन एटम की तरफ हो तो प्लस आई, और कार्बन एटम से अवे हो जाए तो माइनस आई। इसको हम ध्यान में रखेंगे। अब प्लस आई हमारा जनरली कार्बन से जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेटल, उसी के पास होगा। बाकी सबके पास कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है और माइनस आई इफेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पर उसका हम ऑर्डर भी करेंगे। माइनस आई इफेक्ट का जो हमारा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो NO2 में सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर कुछ ही एटम या ग्रुप का यहाँ पर रखा गया है, कंपेयर किया गया उसको। NO2 में सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम होगा CN में, फिर फ्लोरीन में, फिर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फिर क्लोरीन, फिर हमारा ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आयोडीन से कम हो जाएगा CF3 में, जब 3 फ्लोरीन एटम लगा हो कार्बन के साथ। फिर होगा OH माइनस में, फिर होगा OCS3 में, फिर C6H5 में, फिर आपका H में। यानी H में सबसे कम होता है, इसलिए H को हम CH बॉन्ड को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेजरमेंट करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब बाकी समय H से जिसमें कम होगा उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मानी जाएगी। तो प्लस आई इफेक्ट यानी हमारा ओनली जब कोई कार्बन चेन अटैच हो तो उसमें प्लस आई इफेक्ट होगा। जैसे सबसे ज़्यादा हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट टर्सरी वाले में, यदि हमारे पास CH3 थ्राइस C हो, इसकी सबसे ज़्यादा होगी। फिर सेकेंडरी वाले की कम हो जाएगी प्लस आई इफेक्ट, फिर प्राइमरी वाले की और भी कम हो जाएगी प्लस आई इफेक्ट, और मिथाइल की और भी कम हो जाएगी ओनली जब रहे, क्योंकि हमारा R ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर क्यों होता है, तो आप लोगों को याद होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसके पास हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसके पास हो, उसके पास S कैरेक्टर कम है,
एस कैरेक्टर ओनली, यहाँ पर एस के ऑर्बिटल का जो पार्टिसिपेशन है हाइब्रिडाइजेशन में ओनली 1 ऑर्बिटल का है, और टोटल ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में वो टोटल 4 ऑर्बिटल है, 1 एस का और 3 पी का। 1/4 इंटू परसेंटेज में 100 लेंगे तो आपका ओनली 25% होगा। तो 25% होने की वजह से यहाँ पर एस कैरेक्टर कम है, और एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करवाता है मल्टीपल बॉन्ड में, जहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कम होती है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, 25% ओनली एस कैरेक्टर है। पी कैरेक्टर ज़्यादा है और पी का साइज बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उसमें ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए sp3 वाला कार्बन जो भी है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखेगा, प्लस आई इफेक्ट रखेगा। तो क्लियरली यदि प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप बढ़ता जाए तो प्लस आई उसकी स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। तो यहाँ पर 3 प्लस आई ग्रुप सी के साथ अटैच है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पर 2 ग्रुप है तो कम हो जाएगा, 3 ग्रुप है तो एक ही ग्रुप है तो और भी कम होगा, और एक भी नहीं है तो और भी कम होगा। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, CS3 ये हमारा डायरेक्शनल भी है, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्शनल भी है। ये 3 डायरेक्शन से C की तरफ आ रहा है, और जिसके साथ ये अटैच रहेगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 डायरेक्शन से जाएगा। यदि हमारे पास 2 ही है इसमें CS3 लगा हुआ या कार्बन चेन, क्लियरली ओनली 2 डायरेक्शन से जाएगा, और यदि एक ही लगा हुआ है तो ओनली एक ही डायरेक्शन से जाएगा, भले यहाँ पूरा पूरा चेन हो। हमारा इंडक्टिव इफेक्ट हमारा डायरेक्शनल भी है, किसी फिक्स डायरेक्शन की तरफ जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाता है, इसको हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जो है कार्बन की डिग्री कम होने से कम होता जाएगा। ओनली मिथाइल ग्रुप है तो इसको और कोई देने वाला नहीं है, तो इसमें ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई नहीं हो पाएगा। तो ये बातें हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हम लोग अब करने जा रहे हैं सेकेंड इफेक्ट परमानेंट का, जो हमारा है रेजोनेंस इफेक्ट। इससे हम इंट्रोड्यूस हो चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में भी, और यहाँ पर हम दोबारा देखेंगे, एक बार इसको अच्छी तरह से समझेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है, उसको यहाँ पर देखेंगे। तो रेजोनेंस इफेक्ट है क्या, वैसे देखा जाए इसका मीनिंग तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है, किसी भी मॉलिक्यूल को अंडरस्टैंड करने की हम ज़रूरत समझते हैं कई बार, क्योंकि कई बार सीधे सीधे मॉलिक्यूल को देखने से हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता नहीं चल पाता है। जैसे हम यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा SO2 है, एक S डबल बॉन्ड O है और एक S सिंगल बॉन्ड O होता है। तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए और सिंगल बॉन्ड की लंबी होनी चाहिए, लेकिन देखा गया कि दोनों SO बॉन्ड एक्सपेरिमेंटली इक्विवेलेंट है, दोनों SO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है इक्विवेलेंट है, सेम है। तो ये कैसे पॉसिबल है। और इंटरमीडिएट होता है, सेम में क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के, यानी उसके एवरेज के बराबर होता है करीब करीब। तो इसमें क्या देखा गया, क्या इसको हम दूसरा लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका, जिसमें इसके साथ डबल बॉन्ड हो और इसके साथ सिंगल बॉन्ड हो। यस, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि यदि हमने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया, इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर भी इसकी ऑक्टेट सेटिस्फाइड है, ऑक्टेट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली सिंगल बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेट होता है, इसको ध्यान में रखेंगे आप, लेकिन कोऑर्डिनेट को बनने के बाद कोवलेंट माना जाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इस तरह से यदि इसका हाइब्रिड बनाया जाए, हाइब्रिड यदि हम बनाएं तो 3 बॉन्ड को 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में सल्फर के साथ डिवाइड करना है, तो क्लियरली एक एक बॉन्ड तो दोनों को मिल जाएगा, और यहाँ पर पाई बॉन्ड जो होगा वो दोनों में इक्वली डिवाइडेड होगा। जिस तरह से हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो यहाँ पर है 1.5 का बन जाता है, और इसलिए बॉन्ड लेंथ इक्विवेलेंट होता है। तो यानी यहाँ पर हमने क्या किया, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत समझी है, यानी रेजोनेंस किया है। और ये दोनों स्ट्रक्चर हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहलाता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। एक्चुअली मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, SO2 एक्चुअली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम दिखाएंगे या तो इससे या इससे, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्शियल यहाँ पर पेयरिंग हुई है। पार्शियल पेयरिंग कभी इलेक्ट्रॉन का हम दिखा नहीं सकते, वहाँ पर शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने कभी पार्शियल पेयरिंग किया ही नहीं लुईस स्ट्रक्चर में। हम तो लुईस स्ट्रक्चर से दिखाते हैं, इसलिए लुईस स्ट्रक्चर या तो ये होगा कंप्लीट या ये,
यहाँ पर हम दिखाएंगे इन दोनों में से किसी एक से। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल है वहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। यानी यहाँ से हमें क्या निकल के आता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर से हम मॉलिक्यूल को दिखा सकते हैं, जिस मॉलिक्यूल को, वहाँ पर रेजोनेंस बन सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में 6 कार्बन है और दो कार्बन आपस में अल्टरनेट डबल बॉन्ड के फॉर्म में है और फिर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड भी है ओनली। तो हम क्या समझते हैं कि सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी और डबल बॉन्ड वाले की कम होगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि सब के सब बॉन्ड लेंथ यहाँ पर इक्वल है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी इसको हम एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर में दिखा सकते हैं। ध्यान रखना है, हमारा मान लीजिए कार्बन 1 हमने इसको माना है, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे माना है, तो कभी भी हम एटम को शिफ्ट नहीं करेंगे। अभी भी ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये डबल बॉन्ड जो है 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ हो जाएगी, इसकी यहाँ होगी, इसकी यहाँ होगी। ये 3 और 4 के बीच में आ जाएगा और ये 5 और 6 के बीच में आ जाएगा। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है। और ये भी लुईस स्ट्रक्चर हमारा बेंजीन को ही शो कर रहा है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो यदि हम इसका हाइब्रिड बनाएं, क्या देख रहे हैं हम, सबके पास एक एक सिंगल बॉन्ड तो होगा लेकिन डबल बॉन्ड सब में इक्वली शेयर्ड हो जाएगा, जिसको हम सर्कल के थ्रू हम दिखा देते हैं। तो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड हुआ ये। लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड में फिर हम मॉलिक्यूल को एक्चुअली दिखा नहीं पाते। एक्चुअल मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में है और सारी प्रॉपर्टीज रेजोनेंस हाइब्रिड पर डिपेंड करेगा, लेकिन इस फॉर्म में दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर पार्शियल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही इलेक्ट्रॉन को 2 एटम के बीच में शेयर किया गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी ये सब क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये दोनों स्ट्रक्चर हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो एक्चुअली मॉलिक्यूल हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ से क्या क्या निकल के आता है, जिसके पास इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ था। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने भी बनेंगे सब में आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल रहेगा, एटम की पोजीशन सेम रहेगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है उसमें चेंजिंग आएगी एटम के बीच में। जैसे यहाँ पर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया है। तो इन दोनों एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो चेंज हुआ है, लेकिन ओवरऑल सेम है। ओवरऑल यहाँ पर 3 बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, और एक लोन पेयर है। 3 कोवलेंट बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो दोनों एक दूसरे का रेजोनेंस स्ट्रक्चर माना जाएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो भी होता है उसके फॉर्म में मॉलिक्यूल एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, इसलिए उनको कैनोनिकल फॉर्म भी कहा जाता है। ये वर्चुअल है। उसके साथ ही यदि इसमें कोई चार्ज का डिफरेंस आता तो चार्ज के डिफरेंस वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के डिफरेंस वाला ज़्यादा कंट्रीब्यूट रेजोनेंस स्टेबिलिटी में नहीं कर पाता है। और जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उनके बीच में जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, बहुत नेग्लिजिबल का डिफरेंस आएगा। ज़्यादा डिफरेंस उनके बीच में नहीं होना चाहिए। और सबसे कम एनर्जी हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड की होती है और इसलिए रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर यदि बेंजीन के अंदर कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो वहाँ पर हम देखेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी +R और -R हो सकता है, प्लस रेजोनेंस और माइनस रेजोनेंस हो सकता है। किस तरह से जरा देखिए, पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं +R इफेक्ट। जैसे हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में Cl के पास 3 लोन पेयर बच जाएगा क्योंकि Cl के अपने पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा चुका है। अब Cl हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I इफेक्ट वाला है, तो क्लियरली इलेक्ट्रॉन को लेगा। हमें लगता है कि यहाँ पर -R होना चाहिए क्योंकि कार्बन चेन से बाहर जा रहा है इलेक्ट्रॉन। माइनस हम तभी लगाते हैं जब कार्बन चेन से अलग जाता है इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर कार्बन चेन क्या है, बेंजीन है, बेंजीन से बाहर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। लेकिन एक्चुअली इसमें होता क्या है, बेंजीन की तरफ आता है, यानी +R होता है। तो +R कैसे होगा जबकि ये -I ग्रुप है? तो हम जानते हैं कि बेंजीन के अंदर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस एटम पर आ सकता है, ये हम इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में देख चुके हैं। तो क्लियरली यहाँ का जो लोन पेयर है ये डोनेट हो जाएगा।
तो यहाँ पर लोन पेयर है, यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हुआ तो यहाँ से जो लोन पेयर है यहाँ पर डोनेट हो सकता है। और रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन रेजोनेंस में कंप्लीट मूवमेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो कंप्लीट मूवमेंट जो है क्लियरली पार्शियल डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट में प्लस आर होने की वजह से माइनस आई ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो देखिए जरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है पूरा पूरा पेयर डोनेट हुआ है, तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा और Cl पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ है तो कार्बन के पास लोन पेयर आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया और नेगेटिव चार्ज भी आ गया है। बाकी जो दोनों पाई बॉन्ड एज इट इज हैं, फिर से इस पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन इस एटम पर हो सकता है, जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट हो जाएगा। और अगला स्ट्रक्चर हमारा बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड Cl और प्लस चार्ज लगेगा ही, दो लोन पेयर एज इट इज बचे हुए हैं, ये ध्यान रखेंगे। मैंने क्लैरिटी के लिए दोनों लोन पेयर को अलग अलग डायरेक्शन में दिखाया है, आप एक ही डायरेक्शन में भी दिखा सकते हैं कहीं। और यहाँ पर होगा क्या, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और लोन पेयर, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। और यहाँ का हमें सेम है एज इट इज़, इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की है। फिर यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो सकता है इस पर, जिससे हमारा ये लोन पेयर यहाँ पर डोनेट हो जाएगा। और यहाँ पर रेजोनेंस क्या बनने वाला है, फोर्थ, ये Cl का डबल बॉन्ड एज इट इज है और दो लोन पेयर इसके पास और पॉजिटिव चार्ज है इस पर। यहाँ का कोई भी यहाँ पर एरो नहीं है तो कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ से लोन पेयर हमारा डोनेट हो रहा है बॉन्ड में, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ का जो पाई बॉन्ड है फ्री हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, इसको डीलोकलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर डीलोकलाइज हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज, और फिर अब ये डीलोकलाइज हो जाएगा Cl की तरफ, यहाँ भी पाई बॉन्ड है तो ये इधर डोनेट हो जाएगा, जिससे हमारा नेक्स्ट रेजोनेंस बनना है। अब Cl के पास अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है वापस, Cl न्यूट्रल हो गया, और साथ में क्या है, साथ में क्या है, सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा क्योंकि बॉन्ड भी टूट रहा है। तो तीन लोन पेयर इसके पास दोबारा आ गया, और यहाँ पर पाई बॉन्ड एज इट इज है क्योंकि यहाँ पर कोई एरो नहीं है, यहाँ भी कोई एरो नहीं है तो एज इट इज रहेगा। यहाँ से डोनेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। तो आप क्या देखोगे, दोनों में डबल बॉन्ड जो है शिफ्ट हो चुका है, डबल बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन यानी अलग जगह पर लोकलाइजेशन हो चुकी है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं। अब यहाँ पर है क्या ये कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर पाता है रेजोनेंस स्टेबिलिटी में? तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें चार्जेस का डिफरेंस है। मैंने बताया था कि चार्जेस का यदि डिफरेंस बने रेजोनेंस स्ट्रक्चर में तो स्टेबिलिटी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, बट रेजोनेंस तो बनेगा, और जिसकी वजह से CCl के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, क्योंकि आउट ऑफ 5 स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर में CCl के बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन CCl बॉन्ड। क्या बन रहा है, 3 स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, आउट ऑफ 5 स्ट्रक्चर इंटू 100 किया जाए 60% हो जाएगा। 60% यानी 50% से ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर मानकर चलेंगे हम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रिच है वो कहाँ पर है, तो हमने सीखा था कि सेकेंड पोजीशन क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो कहलाएगा और फोर्थ पोजीशन क्लोरीन के रिस्पेक्ट में पैरा कहलाएगा। तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच है रिंग के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखी जाए तो ये भी आपका 3/5 इंटू 100 यानी 60% है। 60% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर है, क्लोरीन के पास नहीं है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं माइनस आर इफेक्ट। कभी कभी इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से अवे जाता है, यानी कार्बन चेन से अवे जाता है, तब उसको माइनस आर कहते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास बेंजल्डिहाइड हो, बेंजल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O है और एक H लगा हुआ है। अब डबल बॉन्ड हमारा इधर भी है, इधर भी हमारा
ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन जो है O पर डिलोकलाइज हो सकता है, और ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में भी है, ये भी आपका एक C पर डिलोकलाइज हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा इफेक्टिव होगा ज़्यादा। तो क्लियरली ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा, O की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा स्ट्रांगली डिलोकलाइज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, उसको कंप्लीट करने के लिए ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, यानी अब रिंग से अबे हो रहा है, यानी कार्बन चेन से अबे जा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसको हम कहेंगे -R इफेक्ट। तो देखिए यहां पर होने क्या वाला है, C के साथ यहां पर O पर आ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिससे लोन पेयर भी हम लगा सकते हैं और माइनस चार्ज ओनली भी लगा सकते हैं। तो यहां पर हम अपनी क्लैरिटी के लिए माइनस चार्ज ओनली लगा लेते हैं, इधर H है, और यहां पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड और बनेगा क्योंकि ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस कार्बन को तो बॉन्ड मिल चुका है, लेकिन इस कार्बन के पास बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके अल्टरनेट में अब डबल बॉन्ड एज इट इज है। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आते इसकी sp2 कैरेक्टर और ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ चुकी है। ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ ड्रॉ करेगा, यानी अब पाई बॉन्ड यहां से यहां पर जाएगा। तो क्लियरली इस कार्बन को तो दोबारा बॉन्ड मिल जाएगा, बट इसको नहीं मिला, इसके बॉन्ड कम हो गए, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, जहां से बॉन्ड जाता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये तो हमारा एज इट इज है। अभी यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो चुका है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, यहां का तो डबल बॉन्ड एज इट इज है, अब ये यहां पर शिफ्ट करेगा, इससे क्या होगा हमारा स्ट्रक्चर, देखिए यहां डबल बॉन्ड CO माइनस है, इधर H है, और पॉजिटिव चार्ज अब यहां पर आ चुका है, यहां पर बन चुका है हमारा बॉन्ड और यहां पर बॉन्ड है। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आते ही इसके अल्टरनेट में क्या है, डबल बॉन्ड है, अब ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये लो माइनस चार्ज इस पर दोबारा बॉन्डिंग में आ जाएगा। क्लियरली हमारा यहां पर C के साथ हो गया अब डबल बॉन्ड O H, और ये जो हमारा डबल बॉन्ड था सिंगल में कन्वर्ट हो चुका और यहां पर बॉन्ड बन चुका है। अब यहां पर बॉन्ड है और यहां पर बॉन्ड है, तो हम क्लियरली क्या देख रहे हैं, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो चुकी है ओवरऑल। अब इस केस में क्या है, बेंजीन के साथ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम है, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, कहां पर, ऑर्थो पैरा पर, और मैं यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज साथ में आ रहा है, तो क्लियरली हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर कम हो जाएगा। तो ऑर्थो और पैरा पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर 3/5 × 100 यानी 60% लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। तो -R इफेक्ट में क्या होने वाला है, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन से अवे होगा और +R में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन की तरफ आएगा, इसको हम ध्यान में रखेंगे। ये हमारा है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का एक और नाम दिया गया है मेसोमेरिक इफेक्ट। इसमें थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है जो हमारे सिलेबस में यहाँ पर नहीं है, तो उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों सेम थिंग है, इसलिए हम +R और +M सेम थिंग मानते हैं, -R एंड -M सेम थिंग मानते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये दोनों इफेक्ट हमारा था परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव एंड रेजोनेंस। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा टेम्पररी इफेक्ट कौन सा है। टेम्पररी इफेक्ट में हमारा आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये ओनली अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है। प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, जब कोई रिएक्शन करने के लिए आएगा और
इसमें किसका डिस्प्लेसमेंट होता है, किसका मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, यहां पर देखेंगे, या तो जिस एटम से रिएजेंट हमारा अटैच होगा या तो उस एटम की तरफ होना है, या जिस एटम से रिएजेंट अटैच होता है उसके अवे होना है। तो क्लियरली यहां भी प्लस और माइनस पॉसिबल है, प्लस ई एंड माइनस ई, क्योंकि यहां भी एटम से अवे और एटम की तरफ टुवर्ड्स एटम हो सकता है। तो कैसे, जरा देखिए, यदि हम प्लस ई इफेक्ट लेते हैं तो प्लस ई इफेक्ट में क्या होगा, प्लस में जनरली एटम की तरफ होता है। तो यदि हमारे पास C डबल बॉन्ड C है और यहाँ पर अटैक करने के लिए H प्लस आया, जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, मान लो H का अटैक इस एटम पर होता है, पाई इलेक्ट्रॉन भी इसी एटम की तरफ जाएगा। जिस एटम पर अटैक करता है यानी बॉन्ड बनाना चाहता है हमारा रिएजेंट, उसी एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। कौन से इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का। तो इसको हम कहेंगे प्लस ई इफेक्ट। यानी यहां पर होगा क्या, फिर इस एटम पर क्या होगा, इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा और इसके साथ एक H का बॉन्ड बन चुका है। तो क्लियरली हम देखेंगे पूरे स्पीसीज पर, स्पीसीज का फॉर्मूला तो चेंज हो चुका है, यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से मर यानी मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज हो चुका है। एज वेल एज हमारा पूरे स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव स्पीसीज ने अटैक किया है। तो जब अटैक पॉजिटिव स्पीसीज करेगा तो पूरे यानी हमारा रिएजेंट पॉजिटिव होगा, तो पूरे हमारा स्पीसीज जो न्यू बनेगा उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिस एटम पर ये अटैक कर रहे हैं उसी की तरफ हो रहा है। कौन से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इसलिए इसको कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। अब माइनस ई इफेक्ट में क्या होने वाला है, तो जरा देखिए माइनस ई इफेक्ट कैसे होता है। जैसे हमारे पास C डबल बॉन्ड C है और इस पर अटैक करने के लिए Cl माइनस आ रहा है, तो Cl माइनस यदि इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, क्लियरली ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, यानी ये जिसके साथ बॉन्ड बनाने आ रहा है उसके दूसरे एटम पर उससे हमारा पाई इलेक्ट्रॉन हट रहा है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, माइनस ई इफेक्ट। इससे होगा क्या, पूरे स्पीसीज पर माइनस चार्ज, यानी इस कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस C के साथ Cl का बॉन्ड बन चुका है। तो माइनस अटैकिंग रिएजेंट यदि माइनस हो, हमारा न्यूक्लियोफाइल हो, माइनस को हम न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं, तो वो क्या करेगा, पूरे स्पीसीज जो बना है उस पर नेगेटिव चार्ज भी ला देगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा है, जिस एटम से ये बॉन्ड बनाने जा रहा है उसके अवे हो रहा है, इसलिए इसको कहा गया माइनस ई इफेक्ट। हर एक जगह जो आपका मूवमेंट है यदि सोर्स से अवे हो तो माइनस, और सोर्स की तरफ हो तो प्लस, इस बात को ध्यान में रखना है। अब इन सब इफेक्ट का किसी रिएक्शन के अंदर क्या रोल प्ले करता है ये सब इफेक्ट, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग। बॉन्ड के ब्रेकिंग से दो तरह की स्पीसीज जनरेट हो रही थी। तो वहाँ पर एक बन रहा था इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा बन रहा था न्यूक्लियोफाइल। हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी डिटरमाइन होता है यहाँ पर इन सब इफेक्ट की वजह से। अब किस तरह से डिटरमाइन होगा, हमें तो इंटरेस्ट है कार्बन में, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो होगा कार्बोकेटाइन, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, प्लस चार्ज होता है, तो कार्बोकेटाइन। एंड कार्बन का जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो होगा कार्बानाइन। तो कार्बानाइन और कार्बोकेटाइन, इनकी स्टेबिलिटी को हम यहाँ पर देखेंगे, इन सब इफेक्ट की वजह से कैसे कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो देखिए जरा, यदि हम कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं, कार्बोकेटाइन में कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और वही हमारा यहां पर सोर्स भी होगा। तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जो भेजेगा वो सारे इफेक्ट जो चार्ज को कम कर दे, चार्ज की मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करवा दे, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ध्यान में रखना है। तो कार्बोकेटाइन में C पर प्लस चार्ज होता है, तो वो सारे इफेक्ट जो C के ऊपर जो प्लस चार्ज लगा है उसको कम कर दे, उसकी मैग्नीट्यूड को, वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, हम कार्बोकेटाइन को यहाँ पर क्या मानेंगे, सोर्स मानेंगे अब, क्योंकि उसी की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन कौन भेजेगा, जो भेजेगा इलेक्ट्रॉन, तभी तो इसकी चार्ज की मैग्नीट्यूड कम होगी। कौन भेजेगा, प्लस आई वाला ग्रुप। तो प्लस आई वाले ग्रुप जो भी हैं
इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले हैं, यानी प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस इट्स स्टेबिलिटी एंड माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, उल्टा इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, सोर्स से अवे करवाता है, यानी ये हमारा सोर्स है, यहां से अवे करवाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो क्लियरली ये क्या कराएगा, डिक्रीज करवा देगा स्टेबिलिटी को। इस बात को हमें ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जरा देखिए हम इन दोनों का इफेक्ट इस पर देखते हैं। यदि हमारे पास टर्सरी कार्बोकेटाइन है, हमने डिस्कस किया था कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्शनल भी होता है। यहां पर 3 अलग अलग डायरेक्शन से, चाहे मिथाइल हो चाहे कार्बन चेन हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोकेटाइन की तरफ आ रहा है, यानी सोर्स की तरफ आ रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्लियरली ये पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड यहां पर इन तीनों की वजह से ज़्यादा कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मैंने डिस्कस किया था वो सारे इफेक्ट जो चार्ज को डिक्रीज करवाएंगे, स्टेबिलिटी को बढ़वाता है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसमें से 2 ही तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोकेटाइन की तरफ जा रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पर एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 की तरफ से CH2 की तरफ जा रहा है, और मिथाइल केटाइन की स्टेबिलिटी इससे भी कम हो जाएगी, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई नहीं है। अब जरा हम इसके आगे डिस्कस करें। यदि हमने इसमें कोई Cl ग्रुप लगा दिया है कार्बन चेन के अंदर, अब इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। CH3 CH2 वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इससे। क्यों? क्योंकि Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी ये सोर्स से अलग भी जा रहा है, इसकी तरफ भी जा सकता है लेकिन सोर्स से अलग भी जा रहा है, यानी इसकी तरफ जाने की टेंडेंसी इसमें कम है। तो क्या करेगा, ये इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करवाएगा। यहां पर क्योंकि माइनस आई आ रहा है, तो सोर्स पर पॉजिटिव चार्ज को ये बढ़ा रहा है, यहां पर कार्बोकेटाइन पर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यदि हमारे पास Cl 3 लगे हुए हैं तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि तीनों Cl ओनली है, कार्बन तो है नहीं इसके पास sp3, तो ये सब के सब सिर्फ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हाईली अनस्टेबल होगा ये। तो यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज करवाएगा और प्लस आई इफेक्ट बढ़ाएगा, इसको ध्यान में रखना है। अब जरा हम यहां पर रेजोनेंस को लेकर आते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट का क्या रोल होगा कार्बोकेटाइन के लिए? क्लियरली रेजोनेंस में भी प्लस आर एंड माइनस आर होता है, प्लस आर एंड माइनस आर था। प्लस आर फिर क्या करेगा, सोर्स को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा, तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करवाएगा, और माइनस आर क्या करेगा, सोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करवाएगा। तो जरा देखिए यहां पर C प्लस ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास बढ़ रही है, यानी यहां पर आ जाएगा अब डबल बॉन्ड। यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, हर एक एटम पर अब डीलोकलाइज होता जाएगा। अब यहां से इसकी तरफ जाएगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज, यहां तो डबल बॉन्ड आ गया दोबारा, यहां डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड है, अब इससे इसकी तरफ आएगा, अब क्या हो गया, यहां पर यहां डबल बॉन्ड है, यहां बॉन्ड बनेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड C है, अब इससे इसकी तरफ आएगा, दोबारा ये C पर अब ट्रांसफर हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, यहां दोनों जगह डबल बॉन्ड है। तो अब देखिए क्या हो गया, 3 स्ट्रक्चर में हमारा इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो रिंग के ऊपर चला गया, यानी 60% कम हो चुका है पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इसके ऊपर।
जो मैं बार बार कैलकुलेशन बताता हूँ, यानी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर माइनस आर इफेक्ट क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि सोर्स यहाँ पर माइनस आर के फॉर्म में है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, रेजोनेंस कभी कभी प्लस आर बढ़ाता है स्टेबिलिटी को, कभी कभी माइनस आर बढ़ाता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा सोर्स की तरफ कौन इलेक्ट्रॉन को सेंड कर रहा है। तो ये हमारा हो गया रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है कार्बोकैटायन की। अब हम बात करेंगे कार्बोनाइन की। तो हम लोग कर रहे हैं अब कार्बानाइन। कार्बानाइन में सी पर माइनस चार्ज आएगा, तो जो माइनस चार्ज को लाएगा इस पर, वो इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करवाएगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो माइनस चार्ज को ले जाएगा वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो क्लियरली माइनस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा क्योंकि माइनस चार्ज ले जाता है, और प्लस आर स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा क्योंकि वो भी माइनस को ले जाएगा। तो यानी रेजोनेंस और इंडक्टिव में उल्टा है, थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे। तो जरा देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इंडक्टिव देख रहे हैं। माइनस आई क्या करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करवाएगा, और प्लस आई स्टेबिलिटी को डिक्रीज करवाएगा। तो जरा देखिए, जैसे हमारे पास CH3 या कोई कार्बन चेन है और इस पर लगा है नेगेटिव चार्ज, तो भैया ये प्लस आई है, क्योंकि हमेशा sp3 वाला कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और 3 डायरेक्शन से डोनेट कर रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसके पास पहले से है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी 2 डिग्री से। यहाँ पर 2 ही डायरेक्शन से आ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C माइनस की तरफ, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी किससे, 1 डिग्री वाले से। यहाँ पर एक ही डायरेक्शन से आ रहा है, और क्लियरली मिथाइल कार्बानाइन की स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा होगी, इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला नहीं है। यदि यहाँ पर कोई माइनस आई वाला ग्रुप रहेगा, जैसे C माइनस के साथ Cl लगा हुआ है 3, ये तीनों के तीनों Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी भैया ज़्यादा हो जाएगा। यदि हमने 2 ही Cl अटैच किया है उससे, और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी यदि हमने एक ही Cl अटैच किया है C माइनस से। इस तरह से माइनस आई वाला क्या करेगा, स्टेबिलिटी को, कार्बानाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इस ऐसा ही कुछ करेगा हमारा माइनस आर यानी प्लस आर वाला, सॉरी प्लस आर वाला। तो यदि हमारे पास बेंजीन के ऊपर C माइनस लगा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा माइनस चार्ज, और ये पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल क्लोरोबेंजीन की तरह रिंग के अंदर रिवॉल्व करेगी। मैं यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन जैसा इसका बनाना है। बस यहाँ पर चार्ज हटा देंगे हम, माइनस चार्ज यहाँ आ गया। इस तरह से पूरी माइनस चार्ज क्या होगा, रिंग के अंदर डिलोकलाइज होगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इंडक्टिव से, तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी। यदि यहाँ पर कुछ ऐसा कंडीशन रहे, C डबल बॉन्ड C, इधर C माइनस रहे, तो यहाँ पर भी ये डोनेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाने के लिए, और यहाँ का पाई बॉन्ड इस पर आ जाएगा, जिससे C डबल बॉन्ड C, सॉरी C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड C आ जाएगा। तो यानी ये नेगेटिव चार्ज दोनों पर डिलोकलाइज हो रहा है। यानी यदि हम यहाँ हाइब्रिड बनाएंगे तो तीनों में थोड़ा बहुत शेयर होगा नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की वैल्यू एक कार्बन पर इस पर कम हो जाएगी। तो ये भी हमारा रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, यदि हमारा प्लस आर है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन यहीं पर कोई माइनस आर होता, कोई इसको देने वाला होता, तो स्टेबिलिटी कम हो जाती। हम यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखने जा रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। हम सब ने इसमें देखा है कि कभी कभी सिग्मा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है इंडक्टिव में, और पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली मूव कर जाता है रेजोनेंस वगैरह में। तो क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी कभी कभी पूरी तरह से शिफ्ट कर सकता है? यस, वो भी शिफ्ट कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ C और H के बीच का,
ओनली CH सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ शिफ्ट कर सकता है, किसी की स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसको हम कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जब शिफ्टिंग आपका CH बॉन्ड, CH सिग्मा बॉन्ड की वजह से हो तो उसको हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। यदि हमारे पास कोई कार्बोकेटाइन है और इसके साथ एक CH3 अटैच है, तो इस कार्बोकेटाइन की जो एक ऑर्बिटल है क्लियरली वो वैकेंट होगा क्योंकि प्लस चार्ज लगा है। तो इसकी कुछ ऐसी होगी, C के ऊपर एक वैकेंट ऑर्बिटल है और इधर हमने क्या लगाया हुआ है, CH3। यहां पर सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है p ऑर्बिटल के साथ C का। हम एक का सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ा सा इसकी तरफ डिफ्यूज हो जाता है, इसकी तरफ शेयर हो जाता है, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो हो सकता है कई बार ये कंप्लीटली चला जाए। उसकी वजह से होगा क्या, तो जरा देखिए उसकी वजह से क्या होना है, CH3 CH2 प्लस है तो एक H जो है H प्लस के फॉर्म में अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2। क्लियरली उसके साथ जा रहा है तो एक बॉन्ड इसमें पहले से बना हुआ था, तो क्लियरली यहाँ एक बॉन्ड और आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ये हो सकता है ये H यहाँ से ब्रेक हो जाए तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, H प्लस, हम यहाँ दिखा देते हैं उसके लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। हो सकता है ये H प्लस निकल जाए, उसको हम यहाँ दिखा देते हैं, नीचे CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाए। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, H जो है H प्लस के फॉर्म में निकल के इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी दे सकता है। और ये एक्चुअली पहले तो पार्शियल डबल बॉन्ड जैसा बनता है, लेकिन H का नंबर ज़्यादा है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आने से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और H के साथ क्या कार्बन का बॉन्ड रह गया है, तो नहीं रहा हुआ है। तो नहीं रहा हुआ है तो क्या हुआ है, एक तरह से हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन इसमें कोई बॉन्ड C और H प्लस के बीच में नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी रखा गया है। और इसको बेकर और नाथन, इन दोनों ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसको हम बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। तो बेकर नाथन इफेक्ट भी है हमारा ये। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और बेकर नाथन इफेक्ट। अब यहां पर जरा सोचिए, यदि 3CH3 C प्लस के साथ लगा हुआ है तो क्लियरली यहां पर 9 नो बॉन्ड रेजोनेंस यानी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है, बनेगा, क्योंकि यहां पर 9 अल्फा CH बॉन्ड है। अल्फा CH बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर 9 अल्फा CH बॉन्ड है, इसलिए इसके 9 स्ट्रक्चर बनेंगे टोटल। तो इसकी स्टेबिलिटी, यदि यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो और वो मिथाइल ग्रुप हो, यहाँ पर टोटल 6 बनेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे कम हो जाएगी। और यदि यहाँ पर एक ही है जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, इसमें 3 ही बनेगा हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो इसकी स्टेबिलिटी और भी कम होगी। और मिथाइल केटाइन की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट नहीं होगी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी, क्योंकि वहाँ पर कोई हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। तो ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन था और ये भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करवाता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना सकूँ। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।